हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12। मतलब यहां पर कुछ चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। मतलब हम सब कुछ लेकर के आते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि लंबे समय से आपका इंतजार था और आपके बहुत सारे कमेंट्स थे कि भैया 11th क्लास शुरू कर दी जाए, तो लीजिए आज आपकी इंतजार खत्म हो चुका। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 11th फिजिक्स। जी हां, 11वीं क्लास की जो भौतिकी है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हम, जहां पर डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 1 से आखिरी तक के, बिल्कुल जहां पर हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। हमारी कंसेप्ट वीडियोस के अंतर्गत हर एक छोटे बड़े पॉइंट्स, हर एक छोटे बड़े टॉपिक्स को खत्म करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। सबसे मजेदार चीज कि ये सेशंस जितनी भी आने वाली हैं वो सभी अटेंड करने के बाद आपको डाउट नाम की जो चीज होती है ये गायब हो जाती है भाई। ठीक है ना? मतलब यहां पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं बचता है, कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं बचता, क्योंकि हम हर किसी चीज को आपके सामने लेकर के आते हैं बिल्कुल ओपन। ओपन मतलब आपकी समझ पर आधारित सब कुछ चीजें लेकर के आते हैं। हम आपको पढ़ाते नहीं, हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो उसको अप्लाई कर पाते हैं, और जब आप अप्लाई कर पाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। एंड जब कभी भी आप कॉन्फिडेंट होंगे तो एग्जाम में आपके नंबर बूस्ट तो होंगे ही होंगे। जनरल लाइफ में भी वो सारी चीजें यूज होती हैं, आपकी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट होती है भाई। तो चलिए शुरू कर लिया जाए हमारा 11th फिजिक्स का। सबसे पहले तो सिलेबस ओवरव्यू, जहां पर देख तो ले कि इस वर्ष में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स आने हैं। तो भाई ये जो क्लास होने वाली है, ये 11th क्लास, ये आपकी साइंस की नर्सरी क्लास है। नर्सरी मतलब क्या भाई? जिस तरीके से हमने जब शुरुआत में स्कूल ज्वाइन किया था तब हमको इनिशियल चीजें सिखाई गई थी, अल्फाबेट सिखाए गए थे भाई, एबीसीडी सिखाई गई थी ना। उसी एबीसीडी के बेसिस पे तो बाद में वर्ड, सेंटेंस, फ्रेजेस, बहुत सारी चीजें सीख गए। तो उसी तरीके से यहां पर अब हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम आ चुके हैं साइंस की नर्सरी क्लास में, जहां पर हमें इनिशियल चीजें, बेसिक चीजें, हर एक छोटी बड़ी चीजों को सीखना शुरू करनी है। इसके बाद अप्लाई करनी चीजें को शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये आपकी डिपार्टमेंटल क्लासेस है। जी हां, अब से आपका डिपार्टमेंट बन गया। कैसे डिपार्टमेंट? अब आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं भाई। 10th क्लास तक तो जनरल स्टूडेंट थे, सबको वही चीज पढ़नी थी, बट यहां से अब आप स्पेसिफाइड हो गए, या तो आप पीसीएम या पीसीबी, मतलब आपके पास मैथमेटिक्स या फिर आपके पास बायोलॉजी स्ट्रीम है, लेकिन है तो आप साइंस के लिए ही। तो भाई यहां पर हमारे फिजिक्स के अंदर में जो चीजें डिस्कस करनी है, चलिए एक बार हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर मिलने वाला है वो है भौतिक जगत। जी, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या है कि ये जो फिजिक्स है ये किस तरीके से हमको रिलेट करती है, इसका उद्गम कहां से हुआ, कहां से इनिशिएट हुई, क्यों पढ़ते हैं हम इसको, आखिर इसका काम क्या है। क्योंकि कॉमनली आपने सुना है ना कि भाई हमें तो बहुत कुछ पढ़ाया गया था, लेकिन उनका यूज कहां होता है वो तो हमको पता ही नहीं है। तो वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि सिर्फ हमने उसको क्या करा था, पढ़ा था। हम आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम आपको सिखाएंगे, जब सिखाएंगे तो आप उसको अप्लाई करेंगे। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल नित्य नए दिन रोज आपके दैनिक जीवन में होते हैं भाई। भौतिकी कहते ही किसे हैं? भौतिकी का मतलब आप सिंपली समझ लीजिए, हमारी बॉडी में 5 सेंसिंग ऑर्गन्स हैं, 5 सेंसर्स हैं भाई। वो पांचों सेंसर में से कोई सा भी एक सेंसर अगर काम करता है, यानी सेंस कर रहा होता है, मतलब वो चीज भौतिकी के अंदर आने वाली है। वही चीज फिजिकल है, वही चीज वास्तविक है, उन्हीं के बारे में स्टडी करनी है। मतलब पहला जो चैप्टर होने वाला भौतिक जगत, इसके अंदर हम फिजिक्स को रिलेट करेंगे, हम सभी चीजों से इनिशिएट करेंगे, शुरुआत करेंगे, और साथ ही देखेंगे कौन कौन से ऐसे लोग आए जिन्होंने हमारे फिजिक्स के अंदर अपनी अपनी चीजें दी, मतलब उन्होंने योगदान दिया, इसको बढ़ाया, इसको यहां तक लेकर के आए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकेंड चैप्टर आता है वो है हमारा मात्रक और मापन। मात्रक और मापन से सीधा सिंपली समझ में आता है भाई कि हम यहां पर बात करेंगे यूनिट्स की, हम यहां पर बात करेंगे मेजरमेंट की, क्योंकि जैसे ही किसी स्पेसिफिक की बात करनी होती है, स्पेसिफिक मतलब मैं कह रहा हूं कि भैया आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मतलब अब आप एक जनरल आंसर नहीं देंगे। अब जब भी आंसर देंगे तो भैया बिल्कुल स्पेसिफाइड आंसर देंगे। ठीक है ना? एक न्यूमेरिक आंसर देंगे। जब आप न्यूमेरिक आंसर्स की बात करते हैं तो आपको उसके लिए डिटेल्स भी तो होनी चाहिए, स्पेसिफिक डिटेल होनी चाहिए भाई।
तो इसीलिए हमारे पास दो चीजें आती है, मात्रक आता है और मापन, किसी चीज का मेजरमेंट करना, किसी अज्ञात राशि का किसी ज्ञात राशि के साथ तुलना करना, कंपैरिजन करना, और उससे जो निकल के मिलेगा वहां पे हमको दो चीजें मिलती है। एक तो उसका अमाउंट कि भाई वो मात्रा कितनी है, वो राशि की मात्रा कितनी है, और दूसरी चीज क्या मिलती है भाई, तो वहां पे मिलती है उसकी साथ में एक उसकी यूनिट, उसकी इकाई। आखिर मापा किस चीज को था, किस चीज की मेजरमेंट ली थी, वो चीज यहां पर मिल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ इसी चैप्टर के अंदर में हम पढ़ेंगे अलग अलग तरीके की मापन की युक्तियों को, अलग अलग तरीके के हम मात्रकों को पढ़ेंगे। ठीक है, एंड जब कभी मेजरमेंट होगा तो एक साइंस की भाई लिमिटेशन भी है, वो लिमिटेशन ये है कि 100% करेक्ट नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, कुछ ना कुछ एरर्स आएंगे। तो इसी के अंदर में हम डिस्कस करेंगे भाई एरर्स की। ठीक है, इसके अंदर एरर्स के डिस्कशन होने के बाद हम इस चैप्टर के अंदर और भी कुछ छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि हम इसके अंदर में देखेंगे कि प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, एंड इसके अंदर एक और अच्छी चीज है, जैसे मैंने बोला था ना कि ये एबीसीडी, तो वही एबीसीडी यहां पे हम फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ेंगे और उन्हीं फंडामेंटल यूनिट से डेराइव्ड यूनिट्स बनाएंगे। मतलब ऐसा 26 लेटर्स हैं, उन्हीं 26 लेटर्स के जरिए आप नए नए वर्ड्स बनाते हैं। सिमिलरली मेरे पास 7 यूनिट हैं और 2 सप्लीमेंट्री आएंगे, 9। इन्हीं यूनिट्स को कहीं मल्टीप्लाई, किसी से डिवाइड, किसी को स्क्वायर कर करके नए नए फॉर्मूले बनाएंगे। मतलब इतना सारा जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो सब कुछ टफ नहीं है, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिस्टमैटिक है। क्यों? क्योंकि उनके 7 जो मूल जो जड़ हैं वो मेरे पास हैं, उन्हीं में मुझे वेरिएट कर करके नई नई चीजें बनाई, मतलब डेराइव्ड यूनिट्स बनानी है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा सेकेंड चैप्टर में आने वाला है। एंड थर्ड चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो यहां से शुरू होगा हमारा सरल रेखा में गति, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक सिंगल लाइन में अगर कोई चीज चल के जा रही है, चाहे वो वर्टिकली जाए या हॉरिजॉन्टली जाए या किसी एंगल पे जाए, लेकिन उसको चलना होगा एक दिशा में। जब कोई चीज एक दिशा में चलती है, इसी को हम कहते हैं भाई एक विमीय गति जनरली। इसका डिस्कशन भी हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट हो जाएगा हमारा समतल में गति, और यहीं से इंट्रोड्यूस हो जाती है हमारी वेक्टर। वेक्टर मतलब भाई हमारी सदिश, मतलब जो राशियां जो हमने मात्रकों में बात करी थी ना, वो राशियां 2 तरीके में मिलती है, या तो वो होंगी कैसी भाई, सदिश या फिर अदिश। मतलब वो राशियां या तो दिशा पर निर्भर होंगी या फिर दिशा पर निर्भर नहीं होंगी। अब अगर वो दिशा पर निर्भर है तो भैया सदिश है, नहीं है तो अदिश है। सिंपल ना। तो उस चीज की बात करते करते हम आ जाएंगे समतल में, मतलब प्लेन में गति करनी है, एक सतह पर गति करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर में हम डिस्कस करेंगे हमारे एक विमीय के बाद द्विविमीय और त्रिविमीय गति को, मतलब 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन की बात करने वाले हम चैप्टर नंबर 4 में। यहां पर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे भाई, क्योंकि जो वेक्टर आता है उसके साथ में उसकी एक अलग से अलजेब्रा आती है, जिसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और मजेदार बात बताते चलूं आपको, तो साइंस भैया लॉजिकल है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि एक फलाने व्यक्ति ने कुछ कहा, दूसरे ने दूसरा कहा, तो वो अपनी मर्जी से होगा, ये अपनी मर्जी से होगा। ना ना, यहां पे जो कुछ भी होगा वो जो सिद्धांत कहता है उसी के आधार पे होगा, चाहे वो आप करें, मैं करूं, कोई तीसरा व्यक्ति करे, कोई चौथा व्यक्ति करे, कोई भी करे, जो सिद्धांत है उसी के आधार पे होगा। कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं होता। तो जब चीजें लॉजिकल है, स्पेसिफाइड है, फिक्स है, तो फिर काहे की टेंशन भाई। आगे बढ़े तो अगला जो हमारा आने वाला है वो होता है भाई क्या, गति के नियम। चैप्टर नंबर हमारा 5 है, ये यूनिट्स है बेसिकली, इसके अंदर में बहुत सारे सब पॉइंट्स मिलेंगे हमें। गति के नियम में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के नियम जो कि हमारे पास न्यूटन ने जो दिए थे भाई, 3 नियम जो दिए थे, उन तीनों नियमों की बात करेंगे, उनके एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है, और उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। साथ ही चैप्टर मतलब 6 में आ जाएगा हमारा कार्य, ऊर्जा और शक्ति। जब कभी हम बात करें यहां पे गति की, किसी चीज को चलाने की, वो मोशन में आ रहा है, रेस्ट में रह रहा है, इन सभी चीजों में भाई मुझे ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और उसी ऊर्जा का जो माप होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कराना पड़ता है, कार्य। और ये दोनों की अगर हम बात कर चुके होंगे तो हम बात करेंगे शक्ति की। शक्ति की भाई क्या मतलब कार्य करने की दर की बात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कोई तेजी से कार्य करता है, कोई धीमे धीमे काम करता है, तो इसकी बात करेंगे हम
कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाले चैप्टर में। आगे बढ़ेंगे हम जरा, तो यहां पे चैप्टर नंबर जो 7 आने वाला है वो है हमारा कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। मतलब अब ऐसा कह रहे हैं कि अब से पहले तो आपने ऐसा समझा था कि भाई एक ऐसा पिंड है, ठीक है ना, एक हमारे पास क्या है भाई, एक हमारे पास कोई पिंड है, तो इस पिंड के द्वारा चला जाता है कहीं पे दूरी, तो मैं तो इस पिंड की सेंटर पर से बात कर लेता हूं। लेकिन क्या ये पिंड ऐसा होगा, तो कहूंगा नहीं, ये तो भाई अनेकों द्रव्यमानों से मिलकर के बना होगा, बहुत सारे कण होंगे, और जैसे ये पिंड गति करेगा उसके साथ ये सारे कण गति कर रहे होंगे। तो भाई यहां पर जो गति हो रहा है वो इंडिविजुअल की वजह से तो नहीं हो रहा, पूरा एक निकाय है, पूरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम की गति की बात कर रहे हैं। तो ये आता है हमारे कणों के निकाय में, और इसी में घूर्णी गति, मतलब जब उसको घुमा रहे होंगे किसी अक्ष के परिता गोल गोल, तब वो किस तरीके से चलेगा, इसकी चर्चा करने वाले हम चैप्टर नंबर 7 में। सिमिलरली हम आ जाएंगे अपने चैप्टर नंबर 8 गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन में। अब जैसा कि हमको पता है ना, हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर कुछ भी वस्तु होता है उसको हमेशा केंद्र की तरफ खींच रही होती है, तो ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हो गया। इसी तरीके से हमारी पृथ्वी को हमारा सूर्य जो खींच रहा है, और हमारी पृथ्वी भी सूर्य को खींच रही है। लेकिन इन दोनों के साथ साथ होता क्या है भाई, तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ से चक्कर लगा रही है। हम इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसमें पलायन वेग का। पलायन वेग मतलब एक ऐसा वेग जिससे फेंक दिया तो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना, तो पलायन वेग का भी इसके अंदर में हम डिस्कशन करेंगे। एंड साथ ही साथ हम सैटेलाइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो ये सैटेलाइट्स, जो हमारा मैनमेड सैटेलाइट्स है, उसको कैसे लॉन्च करते हैं, कहां पे भेजते हैं, क्या वेलोसिटी रहनी चाहिए, कैसे जाएगी, ये सब कुछ भाई। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग से चैप्टर्स हैं। मैंने कहा ना कि रोज आपके जीवन में घटित होने वाली और आपकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा देने वाले टॉपिक्स आते हैं भाई फिजिक्स में, इसीलिए इतना मजेदार होता है। और लोगों को जो समस्या होती है, मैं वो भी आपको बताते चलूं, वो समस्या सिर्फ इस बात से हो जाती है कि हम उसको ओपन करके बेसिक्स से नहीं समझते, हम बीच से घुस जाते हैं। अब बीच से घुसेंगे तो होगा क्या भाई, बीच से घुसेंगे बस में तो भैया सीट थोड़ी मिलती है, मिलती तो सोर्स स्टेशन से ही है ना, वहीं से भैया सीट कंफर्म रखनी पड़ती है तभी होता है, नहीं तो लफड़े ही होते हैं, खड़े रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे भाई। अब यहां तक हमारा चैप्टर जो है 8 तक में कंप्लीट हो जाता है भाग 1, मतलब हमारी 2 बुक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में ये सब कुछ हमने कवर अप किया। अब भाग 2 की जरा बात करते हैं, तो भाग 2 जो है यहां पर भी हमारे पास कुछ चैप्टर्स आएंगे। चैप्टर नंबर 9 से मतलब कंटिन्यूएशन में चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। यहां पे बात करते हैं हम ठोसों के यांत्रिक गुणों की। अब ठोसों के यांत्रिक गुण का मतलब जरा थोड़ी सी मैं आपको सिखा दूं। कोई ठोस है, आपने अब से पहले क्या पढ़ा भाई कि कोई ठोस होता है वो मेलाबल होता है, डक्टाइल होता है, ठीक है ना, मतलब उसको खींच करके पतले पतले सीट्स बना सकते हैं, उसके पतले तार बना सकते हैं, उसमें तन्यता होती है, खिंचाव होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे भाई ठोसों के आंतरिक गुणों में। स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर कुछ नियम भी पढ़ेंगे भाई। कुछ लोगों ने इन सभी चीजें के बारे में कुछ गुणांक दिए, जैसे यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब की बात करेंगे हम ठोस के यांत्रिक गुण वाले चैप्टर के अंदर। साथ ही साथ इसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा हमारा तरलों का यांत्रिक गुण। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर जैसे फर्स्ट पोर्शन में देखा, वहां पे हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, बल 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 यही चल रहा था सब जगह। अब यहां से जो चीज शुरू हो रही है, उसी बल के द्वारा ठोस पे क्या इंपैक्ट डाला गया, वो बल लिक्विड में क्या इंपैक्ट डालती है। तो जैसे ही हम आते हैं तरलों के यांत्रिकी गुण में, तो तरलों के यांत्रिकी गुण में क्या होता है, तरल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको रख दो तो बह जाएंगे, मतलब अपना कोई शेप साइज तो होता नहीं भाई इनका। तो इनमें अगर ये तरल रखे होंगे, मतलब कहीं पे रोक दीजिए तो इनका गुणधर्म अलग है, और इनको बहने दीजिए तो इनके गुणधर्म अलग हैं, ठीक है ना। अब भैया कोई रुका हुआ हो, स्थिर हो, तो बड़ा ही सिंपल सा सॉलिड सा दिखने वाला है ना। और कोई बह गया तो वो बहता ही चला जाएगा भाई। अगर बहता ही चला जाएगा तो मतलब क्या समझ में आता है, वहां पर इसके गुणधर्म बदल जाएंगे, उसके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी, उसके पास विभिन्न प्रकार के अलग अलग चीजें आएंगी, घर्षण आएगा, है ना। तरलों में भी घर्षण देखने को मिलेगा। हमने इसके अंदर देखना है कि भाई इनकी शानता होती है, मतलब इनका जो गाढ़ापन होता है वो कैसे असर डालता है, मतलब बहुत सारी चीज इसके अंदर आएगी। फिर कुछ नियम भी आएंगे, जैसे एक एक्सपेरिमेंट आएगा टोरिसिलिका, बर्नौली का एक प्रमेय आएगा इसके अंदर,
पास्कल के दाब के नियम आएंगे। ये सब कुछ हम तरलों के यांत्रिकी गुण में देखने वाले हैं। दो पोर्शन है, हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनामिक्स, जब तरल रुका हुआ हो और जब तरल बह रहा हो। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला जो चैप्टर आता है वो है द्रवों के तापीय गुण। जब द्रव्य के तापीय गुण की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे भाई, द्रव्य कहने का मतलब जो होता है, इसका मतलब है कि जिसके पास मास हो, द्रव्यमान हो, और द्रव कहने का जो मतलब होता है वो लिक्विड होता है भाई। तो इसमें क्या तापीय गुण मतलब क्या है, उनमें टेम्परेचर्स को किस तरीके से, अगर किसी को तापमान दे रहे हैं तो वो तापमान को कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जिनमें टेम्परेचर देने पर उसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें चेंजेस देखने को मिलता है, ये पढ़ेंगे हम इसके तापीय गुण के अंदर। ठीक है, हम इसके अंदर कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, हम इसके अंदर थर्मोमीटर के टाइप्स पढ़ेंगे भाई, कितने तरीके के थर्मोमीटर से किस पे बेस्ड है। फिर इसके बाद बारी आती है हमारी क्या भाई, ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले चलना है, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करेंगे। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें आती हैं जो कि बहुत ज्यादा ही काम आती हैं। जैसे सबसे फर्स्ट यहां पे आ जाती है ऊष्मा गतिकी के 3 नियम, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। इन नियम के आधार पर ही ये जो इंजन आज की डेट में आप देख रहे हैं, ये सभी इंजन इन नियमों के आधार पर ही है भाई। कौन से इंजन, चाहे वो स्टीम इंजन से स्टार्ट हुई और आज का जो डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन चल रहा है वहां तक। तो हम एक इंजन का भी मॉडल बनाएंगे जिसमें हम कहेंगे क्या भाई, उसको कहते हैं कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये टेम्परेचर को, जो तापमान होता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकते हैं भाई। क्योंकि देखिए मशीन क्या करता है, जैसे भाप वाले में बात करते हैं, वहां पे टेम्परेचर दी जाती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया था ना, उसके जरिए हम पहियों को घुमा पा रहे थे ना। तो कैसे होता है ये सब कुछ, ये सब कुछ हम ऊष्मा गतिकी में देखने वाले हैं। ऊष्मा गति के नियम कुछ ऐसे कार्नोट इंजन टाइप के, पूरी उसकी बात करेंगे हम। एंड बढ़ जाएंगे हम अपने चैप्टर नंबर 13 तक। तो यहां पे बात होगी अणु गति का सिद्धांत, अणुओं की जो गति का सिद्धांत, अर्थात गैस की बात कर रहे हैं भाई। जब हमने देखा ठोस की बात कर ली थी, द्रव की बात कर ली थी, अब आ चुके हैं हम गैस की। अब गैसेस क्या होते हैं, तो मतलब ये ऐसे कण होते हैं जो बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। तो भाई इनके ऊपर जो फोर्सेस हम उधर में देख रहे थे वैसे फोर्सेस लगेंगे नहीं, इनके अलग गुणधर्म होंगे। गैसों के अलग गुणधर्म होते हैं भाई। यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, यहाँ संप्रेषण होगा, मतलब कंप्रेस करेंगे अगर किसी चीज को तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम में कमी आएगी। तो इन सभी चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं अणु गति सिद्धांत के अंदर। एंड चैप्टर नंबर 14 में हम देखेंगे भाई दोलन। दोलन क्या होता है भाई, दोलन का मतलब ऐसा है कि एक फिक्स पॉइंट के अलोंग उसको बार 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 अपनी गति को दोहराना। पेंडुलम जैसे, घड़ी का पेंडुलम, उस तरीके की चीज को यहां पर हम देखेंगे, जहां पर हम इन वाइब्रेशन के जरिए हम समझेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। हम यहां पर देखेंगे हार्मोनिक मोशन को, ठीक है ना। इसके बाद आखिरी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, जो हमारा पार्ट 2 का आखिरी है भाई, वो है तरंग। तरंग का मतलब क्या होता है भाई, वेव्स। अगर कोई एनर्जी चल रही है, अगर वो एनर्जी चल रही है तरंगों के माध्यम से, जो कि अपने आप को, अपने रास्ते को बार बार रिपीट कर रही है, तो इसी चीज को प्रदर्शित करते हैं हम तरंगों के जरिए। तो हम तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम तरंगों के सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि ये तरंग में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। इन तरंगों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इसमें जो पिच होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहां पर वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, दो तरंगे एक साथ कैसे संचरित होती हैं, स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आपको यहां तक में ये बातें तो समझ में आई गई होंगी कि इस साल जो इस चैप्टर्स के अंदर जो हमारा मोटिव है, मतलब जो हमारी सीबीएसई चाहती है, जो हमारा पूरा एजुकेशनल सिस्टम चाहता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि भाई 11th क्लास के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सब कुछ परोस दिया जाए। क्योंकि 12th जो होता है ना, 12th में बोर्ड का प्रेशर होता है, इसलिए वहां थोड़ा सा स्मूथ सी चीजें हैं। 11th में सारी ही चीजें परोस दी जाती हैं, जितने भी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो मेजरली एक और बात है कि भाई मेजर टॉपिक्स यहीं पर रखे हुए हैं, तो कॉम्पिटेटिव के दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें यहीं से बनती हैं। आप तो ये मान के चलिए 60% आपका फिजिक्स 11th में खत्म हो जाता है, 40% ही 12th में बचता है भाई। तो मतलब हम एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सॉलिड शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के साथ में।
ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि यहीं पे आने वाला है आपके फिजिक्स के पूरे ही चैप्टर्स की वीडियोस। एंड इसे अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि भाई सबको ज्वाइन करना है, क्योंकि सब तक पहुंचानी है ये फ्री फ्रॉम क्लास 6 से 12 जो प्रोवाइड करता है मैग्नेट ब्रेन्स, इसकी खबर को। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने पहले चैप्टर की धमाकेदार शुरुआत के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।